Namaste, Sat Shri Akal, Kem Cho, Assalamu alaikum viewer. This is Priya. Today we will start class 6 Civics chapter 9 Urban Livelihoods. Urban मतलब होता है शहर। तो शहर में लोग कैसे रहते हैं, क्या काम करते हैं और उनका गुजारा कैसे होता है। हमारे इंडिया में 5000 से ज़्यादा टाउन्स हैं और 27 बिग सिटीज़ हैं। बिग सिटीज़ बोले तो चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये होती है सारी बिग सिटीज़। क्या आप बिग सिटीज़ में रहते हैं? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सिटी में, शहर में तो लोग सोते भी नहीं हैं, इतना ज़्यादा काम होता है। तो ऐसा क्या काम होता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि वो लोग कैसे अर्न करते हैं, उनकी अर्निंग क्या है और क्या क्या काम करते हैं शहर में। वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, यहाँ पर एक पर्सन बोल रहे हैं कि मेरा एक कज़न सिटी में रहता है और वो बहुत ही बिग सिटी है, और जब मैं अपने कज़न के पास आया तो वो मुझे बाहर घुमाने के लिए ले गया और हम लोग मॉर्निंग में ही निकल पड़े। अब हमने देखा कि यहाँ तो बहुत शोर शराबा हो रखा है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं बाहर। जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं वो बिजी हैं, टमाटोज, कैरेट, कुकुम्बर्स, इन सबको बास्केट में रखने के लिए। वेजिटेबल वेंडर्स आपने देखा होगा जो सब्जी बेचते हैं रेडी पर, तो उन्हें बोला जाता है। तो वो अपने स्टॉल पर ये सारे वेजिटेबल को अरेंज कर रहे हैं क्योंकि उनको सेल करना है। नेक्स्ट स्टॉल पे देखा तो बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं और ये फ्लावर्स लोगों को बेचने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि जो वेंडर्स होते हैं ये बेचने के लिए ही लेकर आते हैं फ्लावर्स या फिर वेजिटेबल। वहाँ से एक रेड रोज़ और एक येलो रोज़ लिया और तब तक नज़र पहुँचती है साइड में जो पटरी लगी होती है उस पे। पटरी को बोला जाता है इंग्लिश में पेवमेंट। तो वहाँ पे एक पर्सन न्यूज़पेपर सेल कर रहा होता है और थोड़ा सा क्राउड भी होता है, वहाँ पे भीड़ भाड़ होता है क्योंकि हर किसी को न्यूज़पेपर रीड करना है। रोड पे काफ़ी सारी बसेस भी चल रही हैं, ऑटो रिक्शाज भी चल रहे हैं और ऑटो रिक्शा में स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं और एक ट्री के नीचे कॉबलर बैठा हुआ है, उसके पास काफ़ी सारे टूल्स हैं। उसके बाद देखा जाए तो रोड साइड पे एक बार्बर भी है। बार्बर बोले तो नाई, और नाई के पास भी कस्टमर आ रखे हैं जिसको सुबह सुबह शेव करानी है, वो बार्बर के पास आया हुआ है। रोड पे थोड़ी दूर जाके देखा तो एक विमेन एक कार्ट को पुश कर रही है और उसमें उसने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स, बॉक्सेस, हेयर पिन्स, क्लिप्स बेचने के लिए। सेम टाइम पर ही एक पर्सन ने एक साइकिल पर बहुत सारे वेजिटेबल कैरी कर रखे हैं जिससे कि वो घर घर जाके वेजिटेबल को सेल कर सके, बेच सके और पैसा कमा सके। अभी एक ऐसी प्लेस पर है जहाँ पे रिक्शा खड़े हुए हैं, तो वहाँ पर जो रिक्शा वाले हैं वो कस्टमर्स का वेट कर रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मार्केट रिक्शा से ही जाया जाए, क्योंकि जो मार्केट है वो 2 किलोमीटर की दूरी पे था। बट ये रिक्शा वाले अंकल तो सो रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। अब हम देखेंगे बच्चू मांझी की स्टोरी। ये एक साइकिल रिक्शा पुलर थे। ये पहले बिहार में रहते थे, गांव में, और ये एज अ मैसन काम करते थे, एक मजदूर की तरह काम करते थे। इनकी एक वाइफ थी, 3 चिल्ड्रंस थे जो विलेज में रहते थे। अब इनको विलेज में मैसनरी का वर्क रेगुलर मतलब डेली नहीं मिलता था, तो ये कुछ दिन खाली बैठे रहते थे। अब इनकम नहीं है तो घर खर्च कैसे चलाएं, और घर खर्च चलाना तो इनके लिए बहुत ज़रूरी था। फिर ये आए सिटी में और इन्होंने लिया एक पुराना साइकिल रिक्शा। ये इन्होंने एक इंस्टॉलमेंट पे लिया था, मतलब थोड़े थोड़े करके पैसे दिए थे रिक्शे के। तो अब ये डेली बस स्टॉप पे जाते, मॉर्निंग में कस्टमर को लेते और कस्टमर को जहाँ जाना होता था वहाँ छोड़ के आते और पैसे लेते उनसे। तो ये इवनिंग में 8:30 तक यही काम करते थे। जिसको भी रिक्शे से जाना होता था उसको बस 6 किलोमीटर तक ही छोड़ते थे, मतलब 6 किलोमीटर के अंदर ही अपना रिक्शा चलाते थे, उसके बाहर नहीं जाते थे। और ये हर एक कस्टमर से 10 to 30 रुपीज़ लेते थे एक ट्रिप के। डिपेंड करता था डिस्टेंस पे, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, अगर उसे ज़्यादा दूर जाना है तो उसे ज़्यादा पैसे लेते थे, अगर उसको पास में ही जाना है थोड़ा सा तो उससे कम पैसे लेते थे। और जब ये बीमार हो जाते तो इनको खाली बैठना पड़ता था। उस दिन तो इनकी एक भी कमाई नहीं होती थी, कुछ भी अर्न नहीं कर पाते थे।
बच्चू मांझी बोलते हैं कि मैं अपने फ्रेंड के साथ रहता हूँ सिटी में, एक रूम लिया हुआ है इन्होंने, वो भी रेंट पर, और जो उनका फ्रेंड है वो पास की फैक्ट्री में काम करता है। तो जो बच्चू मांझी होते हैं वो रिक्शा से 200 से 300 रुपये कमा पाते हैं, उसमें भी 100 से लेकर 150 तक रुपये उनके फूड खाने में और रेंट में चले जाते हैं। बाकी का पैसा वो अपनी फैमिली के लिए भेजते हैं। वो अपने मतलब विलेज जहाँ पर उनकी फैमिली होती है, विलेज में, गांव में, वहाँ पे बस वो 2 से या 3 बार जा पाते हैं पूरे साल भर में, मतलब पूरे साल में बस 2 या 3 बार जाते हैं। सोचो कितना टफ होता होगा ना उनके लिए। तो जो वो पैसा भेजते हैं उसी से उनकी फैमिली सर्वाइव कर पाती है। उनकी वाइफ है वो भी एक एग्रीकल्चर वर्कर है, वो भी वहाँ पर जो विलेज है, गांव है, वहाँ पे खेती बाड़ी का काम करती है। बच्चू मांझी की तरह ही बहुत सारे लोग सिटी में काम करते हैं, स्ट्रीट में, सड़कों पर। अहमदाबाद में एक सर्वे भी हुआ था। सर्वे बोले तो कि ये देखा गया था कि कितने वर्कर्स काम करते हैं, तो 12% वर्कर्स काम करते हैं सिटी में, स्ट्रीट पर, सड़कों पर। मतलब कि जैसे कुछ हो गए जो सड़कों पे कुछ सेल करते हैं, बेचते हैं, कुछ होते हैं जो रिपेयर करने का काम करते हैं, कुछ होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि बच्चू मांझी जो है रिक्शा पुलर था, रिक्शा चलाता था, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है लोगों को। ये जो वर्कर्स होते हैं इनका खुद का काम होता है, ये किसी के यहाँ एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, किसी का काम नहीं करते हैं। तो इस वजह से इनको इनका खुद का काम ना खुद को ही ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। इनको प्लान करना पड़ता है कि हमें कहाँ से क्या परचेज़ करना है, कितना परचेज़ करना है, कैसे हमें शॉप को सेट करना है, कहाँ पे हमें शॉप लगानी है। और इनकी शॉप जो होती है ना वो टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, जो साइड साइड से पटरी लगी होती है सड़कों पे, तो वहाँ पर कुछ पेपर या बोर्ड लगा के लोग सामान रख के बेचते हैं, तो इस वजह से इसे टेम्पररी बोला गया है। कैनवास शीट, आपने देखा होगा कि जो पोल्स होते हैं उस पे एक शीट लगा के एक मतलब एक शीट जैसा होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ईयरिंग्स देखा होगा आपने, जो स्ट्रीट पे जो ईयरिंग्स वगैरह मार्केट में बेचते हैं, तो एक पोल पे, एक डंडे पे लगा के एक शीट लगा देते हैं, उसके ऊपर वो कुछ कुछ ईयरिंग्स वगैरह इस टाइप से। और ये मोबाइल के कवर्स वगैरह भी होते हैं, ये भी ऐसे ही बेचते हैं स्ट्रीट पे, सड़कों पे वर्कर्स। दे में ऑल्सो यूज़ देयर ओन कार्ट्स, मतलब कार्ट्स पे भी बेचते हैं ये, या फिर पेवमेंट या साइड से जो पटरी लगी होती है उस पर भी ये प्लास्टिक शीट बिछाकर काफ़ी सारा सामान रख के बेचते हैं। तो इस तरीके से ये सामानों को सेल करते हैं। पुलिस इनकी शॉप को कभी भी हटा सकती है। तो देखा जाए तो इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है शॉप के लिए। किसी किसी सिटी में तो ऐसा भी होता है कि जो हॉकर्स होते हैं उनको एंटर ही नहीं किया जाता, कि तुम्हें अलाउड ही नहीं है अपनी शॉप ओपन करने का। यहाँ पे आप हॉकर्स और वेंडर्स में कंफ्यूज मत होना। हॉकर्स मतलब होता है फेरी लगाने वाला, और वेंडर मतलब होता है बेचने वाला। मतलब दोनों का मीनिंग सेम ही है लगभग। वेंडर्स जो है वो खाने वाली चीज़ें भी सेल करते हैं, जैसे कि स्नैक्स बनवाए अपनी फैमिली से और उसे बाहर ले जाके सेल कर दिया, जैसे गर्म करके स्नैक्स, और फिर उसे सेल कर दिया, बेच दिया। अगर अर्बन एरिया में देखा जाए तो 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हैं हमारी कंट्री में। स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं ना, उनको ऐसा देखा जाता है कि ये तो भैया ट्रैफिक कर रहे हैं, लोगों को चलने में प्रॉब्लम हो रही है, हर जगह स्ट्रीट वेंडर्स, हर जगह स्ट्रीट वेंडर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उन्होंने बोला कि ना देखो ये तो गलत है, लोगों को अपना लाइवलीहुड जीने के लिए कुछ तो अर्न करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इस लॉ को मॉडिफाई किया जाए, जो वेंडर्स को हटाया जा रहा है उनको हटाया ना जाए, क्योंकि उनको भी तो राइट है, वो भी तो कमाएंगे पैसे, उनको भी तो अपना घर चलाना है। तो अगर उनको हटा देंगे तो उनका घर कैसे चलेगा। तो कुछ ऐसे लॉ बनाने चाहिए जिससे कि ट्रैफिक भी ना हो, और ये जो वेंडर्स है ये भी अपना काम कर सके अच्छे से, और लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। तो गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया कि हॉकिंग जोन्स होने चाहिए। हॉकिंग मतलब हॉकर्स के लिए, वेंडर्स के लिए अलग अलग जोन बना देना चाहिए टाउन्स में और सिटीज़ में, कि इन जोन में, इस एरिया में इनको मना ना किया जाए। और सजेस्ट किया कि जो मोबाइल वेंडर्स हैं ना उनको भी अलाउ किया जाए फ्रीली। मोबाइल वेंडर्स होते हैं, मोबाइल मतलब जो इधर उधर जा सके, जैसे कि कोई रेडी वाला है वो सब्जी बेच रहा है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, एक लेन से दूसरी जगह जा सके, एक एरिया से दूसरी जगह जा सके बेचने के लिए, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। और कहा गया कि जो हॉकर्स होते हैं
उनको भी कमेटीज़ का पार्ट बनना चाहिए। कमेटीज़ में वो आवाज़ उठा सके कि हमें ये प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, क्या चेंजेस आने चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो इन सब के डिसीजन को भी लेने का उनको राइट होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट, इन द मार्केट, व्हेन वी रीच द मार्केट, ये उन्हीं पर्सन की बात हो रही है जिसका हमने स्टार्टिंग में देखा था ना चैप्टर में कि तो वो और उसका जो कज़न है वो जाते हैं मार्केट में। और जब मार्केट ओपन हुई ना तो देखा तो वहाँ पर इतना क्राउड था, इतनी भीड़ थी क्योंकि फेस्टिवल सीजन था। सभी शॉप पर स्वीट्स, टॉयज, क्लोथ्स, फुटवेयर, यूटेंसिल मतलब बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये सारी चीज़ें बिक रही थी। और वो फिर एक डेंटिस्ट क्लिनिक पे जाते हैं जो कि सबसे एंड में है। अब वो पर्सन बोलता है कि जो मेरा कज़न है उसका डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है, उसको डेंटिस्ट को दिखाना है। तो वो फटाफट से जाते हैं क्योंकि वो मिस नहीं करना चाहते कि कहीं ऐसा ना हो हमारा नंबर मिस हो जाए और फिर हम डेंटिस्ट को दिखा ना पाए। तो उसकी जो कज़न होती है वो जाती है रूम में अंदर डेंटिस्ट के पास। तो डेंटिस्ट बोलता है अरे तुम्हारे दांतों में तो कैविटी लग गई है, अब इसको फिल करना पड़ेगा। तो जो उसकी कज़न होती है वो बहुत डर जाती है कि पता नहीं क्या प्रोसेस होगा, कहीं ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा दर्द हो। और ये बहुत अपसेट भी हो जाती है, बहुत सैड हो जाती है कि मेरे टीथ के साथ इतना गलत क्यों हुआ। अब ये डेंटल क्लिनिक के बाद जाते हैं गारमेंट के शोरूम में क्योंकि इसे खरीदने होते हैं रेडीमेड क्लोथ। अब ये शोरूम में जाते हैं तो 3 फ्लोर्स का शोरूम होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वहाँ पे क्लोथ्स होते हैं। ये लोग 3rd फ्लोर पे जाते हैं जहाँ पे गर्ल्स के क्लोथ मिलते हैं। अब एक और स्टोरी देखेंगे हम हरप्रीत और वंदना की। अरे कितनी स्टोरीज है इसमें। ये दोनों एक बिजनेस पर्सन होते हैं। हरप्रीत बोलती है मेरे फादर और अंकल एक स्मॉल शॉप में काम करते हैं फेस्टिवल के टाइम पे और संडे में मैं और मेरी मम्मी उनकी हेल्प करती हैं शॉप में। मैंने तो शॉप में उनकी हेल्प करना तभी से स्टार्ट कर दिया था जब मैंने कॉलेज कंप्लीट कर लिया था। अब वंदना बोलती है कि कुछ साल पहले हमने एक शोरूम खोला था और मैं हूँ एक ड्रेस डिज़ाइनर। हमने अपने बिजनेस को चेंज कर लिया है क्योंकि आजकल लोग रेडीमेड क्लोथ को प्रेफर करते हैं। तो हमने अब स्टिच करना शुरू कर दिया है। पहले हम फैब्रिक क्लोथ देते थे लेकिन अब हम रेडीमेड क्लोथ देते हैं क्योंकि अब रेडीमेड का ही ज़माना है और हमें अपने डिस्प्ले में कुछ अट्रैक्टिव गारमेंट्स लगाने पड़ते हैं जिससे कि लोग अगर डिस्प्ले में देखेंगे कि वाओ अट्रैक्टिव क्लोथ है तो कितने अच्छे क्लोथ है, हमें तो यहीं से क्लोथ लेने हैं। शोरूम में जो कपड़े डिस्प्ले होते हैं ना लगे होते हैं और जो कपड़े होते हैं बेचने के लिए, तो उसके लिए इनको मटेरियल भी खरीदना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से। जैसे कि मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से ये खरीदते हैं मटेरियल। और कुछ मटेरियल ये नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली के जो आसपास के टाउन हैं वहाँ से लेने पड़ते हैं। कुछ ड्रेस के आइटम्स इन्हें फॉरेन कंट्री से भी लेने होते हैं। अब शोरूम को अच्छे से चलाने के लिए एडवर्टाइज भी करवाना पड़ेगा न्यूज़पेपर में, सिनेमा थिएटर्स में, टेलीविज़न में और रेडियो चैनल्स पे। अभी जो बिल्डिंग इन्होंने ले रखी है जहाँ पे शोरूम है इनका वो इन्होंने रेंट पे ली हुई है, बट ये प्लान कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम इसको खरीद ही लें। मेन मार्केट में होने की वजह से शोरूम काफ़ी अच्छा चल रहा है और अब ये सोच रहे हैं कि एक कार भी ले ले और इन्होंने एक फ्लैट भी बुक कर दिया है अपार्टमेंट में। हरप्रीत और वंदना की तरह और लोगों की भी शॉप होती है मार्केट में। किसी की शॉप स्मॉल होती है, किसी की लार्ज होती है। और जो बिजनेस पर्सन होते हैं ना ये मतलब इनको कोई एम्प्लॉयड नहीं करता, कोई नौकरी नहीं देता, इनकी तो खुद ही का बिजनेस है। ये तो बल्कि और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं और लोगों को नौकरी पे रखते हैं जैसे कि वर्कर्स और सुपरवाइजर्स और हेल्पर्स को। ये जो शॉप्स होती है ना ये परमानेंट होती हैं क्योंकि इनको जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है ना वो एक लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिसको भी लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे वो अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं मार्केट में। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये भी डिसाइड करते हैं कि मार्केट किस दिन क्लोज रहेगी। जैसे कि आपने देखा भी होगा या सुना भी होगा कि कुछ जो मार्केट है वो वेडनेसडे को क्लोज होती हैं। तो वेडनेसडे जो फिक्स किया है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने फिक्स किया है कि वेडनेसडे को सारी मार्केट क्लोज होंगी। मार्केट में कुछ स्मॉल ऑफिसेज भी होते हैं, शॉप्स भी होती हैं जो सर्विस प्रोवाइड कराती है जैसे कि बैंक, कोरियर सर्विसेज और भी बहुत सारी सर्विसेज। जो ही मैंने हाईलाइट किया है इस पूरे चैप्टर में वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे देखो यहाँ पर ये हाईलाइट किया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। देखो यहाँ पे ना कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पर जो स्टोरी बताई गई है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एक जो पर्सन था वो एक गर्ल थी, वो अपने कज़न के पास आई थी घूमने के लिए सिटी में। तो ये वहीं उसी की बात हो रही है। वो बोल रही है कि मेरे को एक जरी का वर्क करना है, अपनी ड्रेस में वर्क करवाना है। तो देखो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये जो स्टोरी हमने स्टार्टिंग में देखी थी
यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर बोला था ना कि सिटी में ये जो पर्सन है, जो गर्ल है, जो पर्सन है ना, वो गर्ल की बात हो रही है। जो वो लड़की है वो अपने कज़न के पास जाती है सिटी में, तो वो अब वहाँ पे फैक्ट्री में जा रही है। अब देखो जो हम यहाँ पे नेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो ये और इसके कज़न जाते हैं एक फैक्ट्री में, क्योंकि जो उसकी कज़न होती है ना, वो कहती है कि मैं जानती हूँ हमारे पड़ोस में ना एक आंटी रहती है निर्मला, वो उस गारमेंट फैक्ट्री में काम करती हैं, तो वहाँ पे हम जरी का वर्क करा सकते हैं। तो अब ये निकल पड़ते हैं फैक्ट्री की तरफ। अब इनको बस पकड़नी होती है। अब ये बस में देखते हैं इतना ज़्यादा क्राउड होता है, और हर एक स्टॉप पर लोग चढ़ रहे होते हैं बस में। कोई मतलब कोई निकल नहीं रहा होता है बस में से, सब लोग चढ़ ही रहे होते हैं। बहुत ही मुश्किल से एक दो लोग स्टैंड पे उतरते हैं। तो इस वजह से ना इतना ज़्यादा क्राउड हो जाता है, पूरी बस भर जाती है, और एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं, धक्का दे रहे होते हैं स्पेस बनाने के लिए। तो जो उसकी कज़न होती है ना, वो बोलती है कि देखो तुम ना एक कोने में खड़ी हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम दब जाओ इस भीड़ में। अब जैसे ही ये फैक्ट्री एरिया में एंटर करते हैं, तो सभी लोग बस से उतरने लगते हैं, और ये भी उतर जाते हैं। कहते हैं थैंक गॉड, अब जाके रिलीफ मिला। जब ये लोग रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, तो ये देखती है कि कुछ लोग साइड से रेलिंग पे बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो किसी का वेट कर रहे हैं, और कुछ लोग जो स्कूटर पे आए हैं वो उन लोगों से बात कर रहे हैं। तो मेरी जो कज़न है वो बोलती है लेबर चौक है, और ये लोग लेबर हैं। ये लेबर एक हेल्पर की तरह काम करती है। जैसे कि आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा होगा, जब मकान बन रहा होता है तो जो मजदूर होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारा लोड उठाते हुए, जैसे ट्रक में कुछ सामान है उसको उठाते हुए मार्केट में देखा होगा, तो वो यही होता है, यही वर्कर्स होते हैं, यही लेबर होती है। या कहीं पे पाइपलाइन को खोदने में, डिग करने में, टेलीफोन केबल में भी यूज़ होती है हेल्पर्स की। और अगर कोई रोड बन रही है उसमें भी हेल्पर्स और मजदूरों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ऐसे ही 1000 कैजुअल वर्कर मिल जाते हैं सिटी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबर चौक पे कैसे लेबर बैठी हुई है। ये देखो ये मजदूर हैं, और यहाँ से अगर किसी को भी ले जाना है मजदूरों को, तो वो यहाँ पर आएंगे और इनको ले जाएंगे और अपना काम कराएंगे और इनको पैसे देंगे। अब ये बोलते हैं कि हमने एक फैक्ट्री में एंटर किया, उसमें बहुत छोटी छोटी स्मॉल वर्कशॉप्स थी, बहुत सारी रो थी, अलग अलग सेक्शन बने हुए थे, छोटे छोटे रूम भी थे उसमें। और जो छोटे छोटे रूम थे उसमें स्विंग मशीन लगी हुई थी, और हर एक मशीन पे एक पर्सन काम कर रहा था, क्लोथ को स्टिच कर रहा था, सिल रहा था। और जो क्लोथ सिल गए होते थे उनको एक साइड रखा जाता था रूम में ही। अब ये गई निर्मला के पास, और वो भी एक स्टिचिंग यूनिट में ही थी, मतलब वो स्टिच कर रही थी कपड़ों को। तो उनको बड़ी खुशी हुई, और उन्होंने बोला अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपका जरी का काम कर दूंगी आपकी ड्रेस पर। निर्मला एज अ टेलर है उस एक्सपोर्ट गारमेंट की फैक्ट्री में, और इस फैक्ट्री में वो समर मतलब गर्मियों के कपड़े सिलती है। और ये जो कपड़े हैं ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे कि यूएसए, यूके, जर्मनी और नीदरलैंड। निर्मला जैसे वर्कर्स को बहुत लंबे टाइम तक काम करना पड़ता है, जैसे कि दिसंबर से लेकर अप्रैल तक इनको बहुत काम करना पड़ता है। 9 AM to 10 PM तक काम करते हैं ये डेली, और कभी कभी तो इनको ज़्यादा टाइम भी देना पड़ जाता है। और 6 डेज आते हैं ये, इनको बस ओनली संडे की छुट्टी मिलती है। और जब कम ज़्यादा होता है तो इनको संडे भी आना पड़ता है। निर्मला को 280 रुपीज़ मिलते हैं एक दिन के लिए, 8 आवर्स के लिए। अगर ये 8 आवर्स से ज़्यादा काम करती हैं तो पर आवर मतलब 1 घंटे के 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देते हैं। अब जून के टाइम पे कोई काम ही नहीं होता है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री का जो ओनर है वो सोचता है कि जो वर्कर्स हैं उनको निकाल दिया जाए। तो अब इस टाइम पे निर्मला बिल्कुल खाली होती है, उसको कोई काम ही नहीं होता है। 3-4 मंथ्स उसे खाली बैठना पड़ता है। अब निर्मला जैसे वर्कर्स की परमानेंट जॉब तो होती नहीं है, वो कैजुअल बेसिस पे काम करते हैं। कैजुअल बेसिस मतलब जिसकी परमानेंट जॉब नहीं होती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि फैक्ट्री में कैसे जो क्लोथ है उसको स्टिच किया जाता है, सिला जाता है। बट अफसोस इस बात का है कि इन लोगों की परमानेंट जॉब नहीं होती। जब एम्प्लॉयर्स को बुलाना होता है वो तब बुलाते हैं, बाकी के जो पूरे साल भर में कुछ महीने होते हैं उसमें इनको खाली बैठना पड़ता है। उस टाइम पर ये कुछ और काम ढूंढते हैं। अब निर्मला जैसे वर्कर्स की जॉब परमानेंट तो होती नहीं है, और अगर ये लोग कंप्लेन करते हैं ना कि हमारी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, या फिर हमारी जो पे है, हमारे जो पैसे थोड़े बढ़ा दो या कुछ भी, तो उनको बोला जाता है कि आप छोड़ सकते हो, आप जा सकते हो जॉब से। उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई प्रोटेक्शन ही नहीं होती है, और ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया गया है कि जो क्लोथ मिल यूनिट होती है ना, मतलब जो क्लोथ की फैक्ट्री होती है, वहाँ पे वर्कर से ज़्यादा काम करवाया जाता है। दिनों रात वहाँ पे लोग काम करते हैं, शिफ्ट में काम होते हैं। जैसे कि 12 आवर्स की शिफ्ट में एक पर्सन ने काम किया
तो सेम प्लेस पर सेम जगह पर 12 घंटे बाद कोई और पर्सन काम करेगा, तो इस तरीके से शिफ्ट लगती हैं। मतलब कि जो सेम मशीन होती है उस पर 12 घंटे एक पर्सन काम करेगा और उसके बाद जैसे वो जाएगा उसके बाद दूसरा पर्सन आएगा, वो 12 घंटे काम करेगा। तो इस तरीके से रिप्लेसमेंट होती रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉल सेंटर की एक फिगर दी हुई है आपकी बुक में। ये जो कॉल सेंटर में पर्सन होते हैं ना, एक कस्टमर से बात करते हैं। जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा, अगर वो ख़राब निकल गया तो उस पर लिखा होता है नीचे कस्टमर केयर का नंबर, तो वो नंबर आप डायल करेंगे तो कॉल सेंटर में मिलेगा। कॉल सेंटर से कनेक्टेड होता है कंपनीज़, तो ये लोग सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। इंडिया में बहुत सारे कॉल सेंटर हैं। वो इंडिया की कंपनी में ही नहीं बल्कि वो जो फॉरेन की कंपनी होती है ना, वहाँ पे भी काम करते हैं, उनके लिए भी काम करते हैं। जैसे जिसको इंग्लिश बोलना आता है, तो जो फॉरेन की कंपनी है उसमें अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट खरीदा, कोई सामान खरीदा, कोई प्रॉब्लम है, तो वो इनको कॉल करेंगे। तो इस तरीके से कॉल सेंटर का काम होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं और अगर वो खराब निकलता है तो कस्टमर केयर पे जब आप कॉल करते हैं तो वो कॉल सेंटर में जाता है और कॉल सेंटर में कोशिश की जाती है कि आपकी प्रॉब्लम को कॉल से ही सॉल्व कर दिया जाए। नेक्स्ट, इन द ऑफिस एरिया। अब इसकी कज़न बोलती है कि चलो अब हम फैक्ट्री से चलते हैं अपनी आंट के पास। इनकी एक आंटी होती है, इनका नाम होता है सुधा, और वो होती है एक मार्केटिंग मैनेजर। वो बोलती हैं कि बेटा अगर आना है तो आप 5:30 से पहले पहले आ जाना। तो ये सोचते हैं कि कहीं हम लेट ना हो जाए, तो ये ऑटो रिक्शा पकड़ लेते हैं और कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी पहुंचने की उनके ऑफिस। अब ऑफिस के पास बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं। कुछ लोग अपनी गाड़ियों की तरफ जा रहे होते हैं, कार की तरफ जा रहे होते हैं, और कुछ लोग बसेस में जा रहे होते हैं। तो जो इनकी आंटी है मार्केटिंग मैनेजर हैं बिस्किट की कंपनी में। अब फैक्ट्री में जो बिस्किट्स बनते हैं ना, वो सिटी के बाहर भी सेल किए जाते हैं, बेचे जाते हैं। तो जो ये सुपरवाइज करते हैं 50 सेल पर्सनस को। 50 सेल पर्सन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाते हैं सिटी के, और वहाँ पे जो शॉपकीपर्स होते हैं उनसे बात करते हैं, उनको बिस्किट्स देते हैं और वहाँ से पेमेंट कलेक्ट करते हैं। इन्होंने पूरी सिटी को 6 रीजन में डिवाइड कर दिया है और हर हफ्ते ये जाती हैं हर एक रीजन में, ये देखने के लिए कि क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सेल पर्सन, क्या उनसे नहीं बेचा जा रहा है, क्या शॉपकीपर नहीं ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स को वो देखती हैं और उसको सॉल्व करती हैं। अक्सर इन्हें काम भी लेट तक करना पड़ता है और डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे जाना भी पड़ता है। इनको रेगुलर सैलरी मिलती है मंथ में, इस वजह से ये परमानेंट वर्कर हैं। इनकी जो जॉब है वो लॉन्ग पीरियड तक है, लंबे समय तक है, और ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम तक इन्हें रख लिया और बाकी टाइम के लिए निकाल दिया। नहीं, इनकी एक परमानेंट जॉब है। इस वजह से इन्हें काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि सेविंग्स फॉर ओल्ड एज। इनकी सैलरी में से कुछ पैसे कट करके उस फंड को, उस पैसे को गवर्नमेंट सेव कर लेती है और उसका इंटरेस्ट देती है। और जब ये रिटायर हो जाएंगी ना, 60 ईयर्स पे रिटायर हो जाएंगी, उस टाइम ये सारा पैसा इनको मिल जाएगा वापस। तो एक तरीके से इनकी सेविंग भी हो गई और इन्हें हॉलीडेज़ भी मिलते हैं। संडे का भी ऑफ होता है, नेशनल हॉलीडेज़ भी मिलते हैं और कभी कभी एनुअल लीव भी मिल जाती है। मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है इनको और इनकी फैमिली को। जो कंपनी है वो मेडिकल एक्सपेंसेस मतलब पैसा देती है। अगर ये बीमार हो जाते हैं, अगर ये डॉक्टर के पास जाते हैं, तो पूरा पैसा वो कंपनी ही देती है। और अगर ये बीमार हो जाते हैं तो इनकी सैलरी में से पैसा भी कट नहीं होता। अगर इन्होंने छुट्टी कर ली बीमार होने पर तो इनका पैसा नहीं कटेगा। अगर शहर में देखा जाए, सिटी में देखा जाए, तो काफ़ी ऐसे वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं ऑफिस, फैक्ट्रीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जिनकी जो जॉब होती है, जो एम्प्लॉयड होते हैं ये, तो इनकी परमानेंट जॉब होती है, परमानेंट वर्कर होते हैं ये। परमानेंट वर्कर्स रेगुलर डेली जाते हैं ऑफिस में भी और फैक्ट्री में भी, और इनका काम भी आइडेंटिफाई होता है कि आपको ये काम करना है, और उनको सैलरी भी रेगुलर मिलती है, एवरी मंथ मिलती है। कैजुअल वर्कर की तरह थोड़ी ना है कि जब काम हुआ तब रख लिया और जब काम नहीं हुआ तो वर्कर्स को हटा दिया। अब पूरा दिन घूमने के बाद ये लोग थक जाते हैं और अपनी आंट की कार में बैठ जाते हैं। बोलते हैं यार थक तो गए लेकिन बहुत मज़ा आया, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी कि डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं। ये लोग अगर एक दूसरे से मिले भी नहीं ना तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इनका जो काम है वो एक दूसरे से इनको बांधे रखता है, और इन सब काम की वजह से, वर्क की हेल्प से सिटी लाइफ है। इसी बात पे चैप्टर होता है हमारा फिनिश। इफ़ यू हैव एनी डाउट, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, and please like and subscribe my video and share with your friends. Thank you.